नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके एनडीसी इंस्टीट्यूट क्लासेस में। आप सभी का अभिनंदन है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस 2-3 दिन शेष हो रहे हैं। इस 2-3 दिन शेष में जितना सार पढ़ लिया जाए उतना बेस्ट रहेगा। मैं बिल्कुल भी समय नष्ट न करते हुए सीधा शॉर्ट में स्टार्ट करूंगा। रीड लेवल फर्स्ट सेकंड में जो भाषा फर्स्ट और सेकंड, मेरा यहाँ टारगेट लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों को साथ लेकर चलना है। तो 3 घंटे या 4 घंटे की जो भी क्लासेस होगी आज और नाइट तक, जितनी देखते हैं कितनी क्लासेस होती है, तो उस क्लासेस में सारी व्याकरण एक साथ आ जाए। और कल की डेट में 100 क्वेश्चंस की जो शिक्षण विधियों की पीपीटी तैयार है, उसको एक बार थोड़ा सा आंसर चेक कर लूँ मैं, उसके बाद आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो कल शायद हो सकता है मैं कल या परसों कल ही लास्ट क्लास दूंगा रीड की, जिसमें आपका एक बार व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वर्ण टॉपिक से शुरुआत करते हैं। अगर आपके कईयों के वर्ण टॉपिक है, कईयों के नहीं है, तो भी संधि में बड़ा काम है। देखिए, हम सिंपल सी बात करते हैं वर्ण टॉपिक में। आप सब जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, और जो जहां से प्रश्न आ सकता है, जो कंफ्यूजन प्रश्न है, मैं वही चर्चा करूंगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में वर्णों की संख्या, मेरी स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, चिंता मत कीजिए। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 रहेगी। 33 और 11, 33 जो है वो व्यंजन रहेंगे और 11 जो है वो स्वर रहेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्णमाला शब्द आते हैं, मतलब कुल वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तब याद रखें 52 होंगे। 39 + 13 ये रेशो रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जब प्रश्न आते हैं तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जो स्वर होते हैं वो स्वर कितने प्रकार के, मतलब स्वरों का वर्गीकरण जो होता है, स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। सबसे पहले जैसे मात्रा, काल या समय के आधार पर जो है वो स्वर 2 प्रकार से बांटे जाते हैं। कितने प्रकार से? 2। सबसे पहले ह्रस्व और दूसरे होते हैं दीर्घ। दूसरा जो उच्चारण होता है, मात्रा, काल, समय हो गया। उच्चारण के आधार पर भी स्वर 2 प्रकार से बांटे जाते हैं। एक होता है ओष्ठाकृति लिखना था मुझे। देखिए स्पीड से पढ़ाऊंगा तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक रह सकती है। ओष्ठाकृति के आधार वृत्तमुखी यानी वृत्ताकार और अवृत्ताकार, 2 प्रकार के स्वर होंगे, ठीक है। तीसरा रहेगा जिह्वा की स्थिति। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। आप सोच रहे होंगे सर ये होते कौन कौन से, ये भी बता देते तो अच्छा रहता, बता दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद उच्चारण के आधार पर तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, एक अनुनासिक, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान अनुनासिक और निर्नुनासिक। और फिर आता है 5वें नंबर पे मुखाकृति के आधार पर। आप वास्तव में देखेंगे कि 3-4 घंटे में भी व्याकरण इतनी शॉर्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से और एग्जाम में आने लायक पढ़ाई जा सकती है। ये बहुत बढ़िया क्लास रहेगी। मुखाकृति के आधार पर तो ये होते हैं 4 प्रकार के स्वर। कौन कौन से होते हैं? संवृत, अर्धसंवृत, ठीक है, और अर्धविवृत और विवृत। ये 4 प्रकार होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। तो ये 5 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। अब इसको समझने के लिए एक सारणी आप देख सकते हैं। इस प्रकार की एक सारणी होती है। उस सारणी को अगर आप समझ लेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये सारणी होती है इस प्रकार से, ठीक है। इसमें इस प्रकार से ये सारणी होती है, उल्टा त्रिभुज बना होता है। अब इसमें सारे स्वरों को रखना पड़ता है, जैसे अ, ई, उ। अ को यहां रखा, आ को यहां रख दो, ई को यहां रखा, ई को यहां रख दो, ये उ। इधर आ जाएगा ओ और इधर आ जाएगा औ। ये ए और ये आई। री जो है वो यहां आता है, अब हमें देखना है कि कौन सा किस आधार पे है। तो हम देखेंगे, आप देख सकते हैं, आपको सारा दिखाई दे रहा होगा। मैं जहां तक देख लेता हूं, हाँ बिल्कुल सारे वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले मात्रा, काल या समय का जो सारणी के अंदर है वो ह्रस्व है, जो बाहर है दो दीर्घ है। तो अ, ई, उ, ये 4 जो हैं ये सारणी के अंदर है, ये ह्रस्व, बाहर है जो दीर्घ है। वृत्ताकार और अवृत्ताकार, तो आप देखिए ये जो 4 हैं ये वृत्ताकार हैं, उ, ओ, औ, और बाकी सारे अवृत्ताकार हैं। अग्र, मध्य, पश्च। तो आप याद रखें, मध्य में अकेला अ आता है। मध्य में क्या आता है? अकेला अ।
इधर वाले अग्र उधर वाले पश्च, बस सिंपल से कर लो। मध्य को एक को पकड़ लो, मध्य वाले इधर आ जाएंगे और आ जाएगा, और इधर वाले अग्र और उधर वाले पश्च। उसके बाद अनुनासिक निर्नुनासिक, देखिए अ से लेकर ओ तक सारे अनुनासिक होते हैं, अगर उन पर चंद्र बिंदु लग जाए तो, सॉरी, अ से लेकर ओ तक अगर उस पर चंद्र बिंदु लग जाए तो सारे अनुनासिक होते हैं, और अगर अ से लेकर ओ तक सब पे चंद्र बिंदु हटा दिया जाए तो वो निर्नुनासिक होते हैं। यानी इनमें अनुनासिकों की संख्या भी 11 होती है, निर्नुनासिकों की संख्या भी 11 होती है। संवृत्त, अर्धसंवृत्त, अर्धविवृत्त 4, 1 2 3 4 ये होते हैं संवृत्त। कौन से होते हैं संवृत्त? ये, यानी ई उ उ, ये 4 जो उ उ ई ये जो है ना, ये संवृत्त होते हैं। ये होते हैं अर्धसंवृत्त। क्या होते हैं? अर्धसंवृत्त होते हैं। कौन कौन से? ए और ओ। ये होते हैं अर्धविवृत्त। अर्धविवृत्त, विवृत्त का मतलब होता है मुख खुलने की स्थिति, है ना, मुखाकृति। तो ए अ ओ ये होते हैं अर्धविवृत्त। और विवृत्त में होता है अकेला आ। विवृत्त में क्या होता है? अकेला आ होता है। विवृत्त में क्या होता है? अकेला आ होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये होता है आपका स्वरों का वर्गीकरण। क्लियर बात है? अब आप कहेंगे सर स्क्रीनशॉट लेने का समय दो वगैरह दो। समय देखिए, आपको पता है पूरी व्याकरण जो 3-3 महीने में करवाई जाती है, उस व्याकरण का सार आपको एक क्लास में करवाया जाएगा। ये 3 घंटे की 4 घंटे की जितनी भी क्लास होगी, आज मैं पूरी रात चाहे यहीं लगा दूं, आपको देना ही है तो स्पीड से चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। देखिए 2 तरह चीजें ध्यान रखें, सघोष और अघोष। और यहां होता है अल्प प्राण और महाप्राण। अगर किसी को विस्तार से देखनी हो तो यूट्यूब पे ये क्लासेस सारी पढ़ी हैं। तो जो 44 व्यंजन होते हैं, कौन से सघोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं, कौन से क्या कहते हैं उसे अल्पप्राण, कौन से महाप्राण होते हैं, तो आपको पता है वो 33 व्यंजन और 11 स्वर कौन से हैं। उसके बाद सघोष को याद करना है तो ये ट्रिक याद कर लो, तिचोपांत ह स्वरा सघोषा। तिचोपांत ह स्वरा सघोषा, अर्थात इसका मतलब हुआ कि हर वर्ग का, जैसे मैं एक ही वर्ग समझा दूंगा, क ख ग घ और अंग, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ। अंतस्थ कौन से होते हैं? य र ल व, ये होते हैं अंतस्थ। तिचोपांत ह, एक जो स ह में से ह, और सारे स्वर यानी अ से लेकर ओ तक, ये सारे क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। और बाकी बचे जो, वो अघोष होते हैं। अघोष में कौन बच गए? देखो क ख, यानी हर वर्ग का पहला दूसरा बच गया, और 3 भाई बच गए, श श स, तो ये होते हैं अघोष। कौन कौन से? ये हर वर्ग का पहला दूसरा और 3 भाई श स, ये होते हैं अघोष। बाकी सारे होते हैं सघोष। अब बात करते हैं अल्पप्राण महाप्राण की, तो सेम वही सिस्टम रहेगा, क ख ग घ और अंग। महाप्राण की ट्रिक याद कर लो। महाप्राण की ट्रिक है द्विचय ऊष्म महाप्राण। द्विचय ऊष्म महाप्राण, यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा, द्विच हर वर्ग का दूसरा और चौथा, और ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म कौन से होते हैं? श श स और ह, ये सारे ऊष्म व्यंजन। तो द्विचय ऊष्म महाप्राण, हर वर्ग का दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन, ये महाप्राण होते हैं। तो हर वर्ग का दूसरा चौथा ऊष्म महाप्राण। बचे कौन से? पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ और स्वर, ये हो जाते हैं अल्प प्राण। ये कौन से हो जाते हैं? अल्प प्राण हो जाते हैं। तो 135 अंतस्थ स्वर अल्प प्राण है, और द्विचय उसमें महाप्राण है। तिचोपांत है स्वरा सघोषा, पहला दूसरा और जो 3 श है वो होते हैं अघोष। तो सघोष और अघोष में गलती मत करना, मैंने ट्रिक आपको बता दी है, और विस्तार से पहले वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ भी है। लेकिन आज मैं आपका एक ही क्लास में रिवीजन कैसे किया जाता है वो बता रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। तो इनके स्थानों को लेकर भी चर्चा में रहता है। देखिए याद रखना, क से लेकर म तक ये सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन सा कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य व र और ल, ये क्रम इनका शुद्ध ये होता है, यवरल होता है, यरलव नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं संस्कृत में क्रम होता है, मैं कहता हूं क्रम जो होता है वो यही होता है, शुद्ध यवरल। तो ये सारे कहलाते हैं अंतस्थ, ठीक है। उसमें य और व ये कहलाते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर या इनको संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है, या इनको संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। र जो होता है उसे लुंठित या प्रकंपित, या कंपन जात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपन जात। उसके बाद ल की बात करूं तो ल जो है
वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। उसके बाद में श स और ह, इन चारों की बात करूं, इनको ऊष्म कहा जाता है क्योंकि कहते हैं इनका उच्चारण करने में कहीं ना कहीं गर्मी उत्पन्न होती है। उसके बाद में ह की बात करूं तो ह को काकल्य, ह को नाभिक्य, ह को अलिजीवा, अ को अलिजीवा भी कहा जाता है। उसके बाद में अगर बात करूं ड़ और ढ, इनको कहा जाता है उच्छिप्त और ताड़नजात। क्या कहा जाता है? ताड़नजात कहा जाता है। उसके बाद न स ज र ल, न स ज र ल, है ना, ये क्रम है इनका, न स ज र ल, इनको क्या कहा जाता है? वर्ष्य ध्वनियां कहा जाता है, वर्ष्य ध्वनियां कहा जाता है। उसके बाद में अ की बात करूं, अ को उदासीन स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में बात करूं अंग और अह, इनको कहा जाता है अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह ध्वनियां, क्योंकि इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। उसके बाद क, ख, ग, ज और फ। ठीक है, ये 5 व्यंजन कितने हैं? 5 व्यंजन आगत हैं। क्या है? आगत, यानी बाहर से आए हुए हैं, दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। लेकिन ये 5 व्यंजन हैं। अगर कुल वर्ण आगत कितने हैं तो उनकी संख्या 6 है, क्योंकि अंग्रेजी का जो आ है ये भी अंग्रेजी से आगत है। तो कुल वर्ण आगत कितने हैं तो वो हो जाएंगे 6। कुल व्यंजन आगत कितने हैं तो हो जाएंगे 5। कुल स्वर कितने आगत हैं तो स्वर हो जाएगा 1। स्वर कितने आगत हैं? 1। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। और ये जो है ना, य, ण, न, म, ये सारे कहलाते हैं नासिक्य व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ये नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर बात है? बहुत कुछ क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये व्याकरण की जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत जबरदस्त सिद्ध होगी। अब इनके उच्चारण स्थान की बात करूं तो आप देखिए, सबसे पहले अ, क, ह, क्या है? अकह विसर्ग कंठाराम। क्या है? अकह विसर्ग कंठाराम। दूसरा क्या है? ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु। ठीक है। तीसरा क्या है? रे र, रिर, टूर टुर, शाणाम, रे टुर शाणाम मूर्धा। तीसरा क्या है? तुलसी, तुलसी राम दंता। देखिए संस्कृत में इसके ट्रिक है ऋतुल सानाम दंता, लेकिन अपने हिंदी में तुलसी राम दंता से काम पड़ चल जाता है। उपनामो ओष्ठो, है ना, तुलसी राम, उपनामो ओष्ठो। ए देतो कंठ तालु और ओ देतो कंठोष्ठ और व केवल दंतोष्ठ और पंचमाक्षर अनुस्वार नासिका। समझ गए बात को? यानी अ, आ, क वर्ग, ठीक है, और ह, ये सारे कंठस्थ हैं। अ, आ, क वर्ग और ह, अ, क, ह और विसर्ग ये कंठस्थ हैं। ईचू यसा नाम तालु, ई, च वर्ग, य और स संकर ये तालव्य हैं। ईचू यसा नाम तालु। उसके बाद री, र, ट वर्ग, है ना, ट वर्ग और श षटकोण, ये जो हैं ये क्या हैं? ये है मूर्धन्य। ठीक है, यानी त, ल और स। ठीक है, त वर्ग में त वर्ग पूरा आएगा। ये सारे दंते हैं। उ, और प वर्ग ये ओष्ठे हैं। ए और ऐ ये कंठ तालु हैं, कंठ और तालु से मिलकर बोले जाते हैं। और ओ और औ से कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, और व जो है इसमें दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ है। और ये सारे नासिक्य ध्वनियां हैं। ये सारे क्या हैं? नासिक्य ध्वनियां हैं। इसके बाद देखेंगे आप द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन और एक होता है व्यंजन गुच्छ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न ना आ जाए। द्वित्व व्यंजन, ये देखिए त, ट, च, प, है ना, ड, ये एक ही वर्ण जब 2 बार आता है ये द्वित्व होता है। ये क्या होता है? द्वित्व। कुत्ता, बिल्ली, चट्टा, है ना, पट्टा,
ये होते हैं द्वित्व। व्यंजन गुच्छ क्या होता है? जब दो तरह के वर्ण साथ आए, ड ढ, है ना, ग घ, ठीक है, स च, तो ये होते हैं व्यंजन गुच्छ। जब अलग अलग, आधा अलग और पूरा वाला अलग हो, तब तो व्यंजन गुच्छ होते हैं, अदरवाइज व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। बस काम खत्म, सारी चीजें शॉर्ट में, पूरा टॉपिक जो है एक बार रिवीजन करवा दिया। तो ये था आपका वर्ण टॉपिक। इसमें से अगर प्रश्न आता है तो कैसे आएगा वो चर्चा कर लेता हूं। निम्न में से कौन सा सगोश है, निम्न में से कौन सा सगोश नहीं है, निम्न में से कौन सा अघोष है, निम्न में से अघोष नहीं है, निम्न में से दंत्य स्वर कौन सा है, निम्न में से ओष्ठ है कौन सा है, निम्न में से, इस प्रकार से प्रश्न आएगा जो आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम संज्ञा की, संज्ञा टॉपिक की। संज्ञा टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे सबसे पहले संज्ञा के भेद होते हैं, जाति व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, देखो इसमें एक याद रखना, जातिवाचक शब्द आते ही दिमाग में चलना चाहिए संपूर्ण, और व्यक्तिवाचक आते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए? विशेष। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जाति का बोध कराएं, वो होते हैं। जैसे मैंने कहा पुस्तक, तो पुस्तक कहते ही आपके दिमाग में आता है पुस्तक है तो सारी संसार की सारी पुस्तकें पुस्तक शब्द में शामिल है। कौन सी पुस्तक? मैंने कहा आरोह, तो आरोह इसका मतलब एक विशेष पुस्तक हो गई। ठीक है, मैंने कहा नदी, नदी में भाई वो नदी बहुत लंबी है, कौन सी नदी लंबी है? तो बोला नदी सर बहुत सी नदी है। मैंने कहा गंगा, क्या कहा? मैंने कहा चंबल, क्या कहा? मैंने कहा यमुना, है ना। तो नदी का विशेष नाम हो गया। जब संपूर्ण जाति में से एक विशेष निकाल लिया जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक होगी, जब संपूर्ण जाति का बोध किया जाएगा तो वो जातिवाचक होगी। व्यक्तिवाचक की परिभाषा भी यही होती है, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष, है ना। जैसे मैंने कहा शहर, और शहर में बहुत से शहर, मैं शहर जा रहा हूँ, कौन सा शहर जा रहे हो? मैंने कहा बीकानेर, है ना। मैंने कहा जैसे मान लो दे दिया और उदाहरण, हाँ जैसे मान लो राज्य शब्द है, ये समूह का बोध करवाता है लेकिन है जातिवाचक ही है। लेकिन एक राज्य विशेष जिसका नाम क्या हो गया? राजस्थान। क्या नाम हो गया? राजस्थान। जैसे मान लो मैंने कहा झील, तो झील में क्या हो गया? झील में मैंने मान लो जैसे कोई नाम ले लिया उदय सागर, तो ये झील हो गई विशेष, इस प्रकार से। लेकिन ये वर्गीकरण को थोड़ा विशेष ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कौन सा, जैसे जानवर है, जानवर में जातिवाचक है, बिल्कुल जातिवाचक है। एक जानवर विशेष जिसका हमने नाम दे दिया कुत्ता, तो कुत्ते में हिसाब से व्यक्तिवाचक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें जातिवाचक बताई जाती है। रीजन, कुत्ते में हमने बात किया तो कुत्ते की ये नस्ल आ गई, चलो नस्ल को छोड़ो, कुत्ते का हमने नाम रख दिया, क्या रख दिया? जैकी। तो अगर ये जातिवाचक है, ये है जातिवाचक, ठीक है, और ये क्या हो जाए? व्यक्तिवाचक। अगर ये व्यक्तिवाचक है तो फिर ये क्या है? तो इसलिए ये भी जातिवाचक होगा, ठीक है, और ये व्यक्तिवाचक होगा। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस प्रकार से वर्गीकरण चलता जाए तो जहां जाकर लास्ट पे रुके वो एक व्यक्तिवाचक है, उससे ऊपर वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा फल, तो फल जातिवाचक है, लेकिन एक फल विशेष जिसका नाम है आम, तो आम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। लेकिन आम में भी तो हम देख सकते हैं कि दशहरी आम, तो ये क्या हो गया? ये एक विशेष आम हुआ कि नहीं हुआ? आम में से भी एक सब आम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक है और ये दोनों क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएंगे। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को पकड़ना चाहते हो तो याद रखें कि इसमें संपूर्ण और व्यक्ति, बस दो पर विशेष पर फोकस करें, आपका कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद में अगर करूं द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आप देखेंगे द्रव्यवाचक, इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूं मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा हूं, लेकिन होना भी पड़ेगा आपको सब कुछ। देखिए द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक के बारे में एक बात याद रखें, ये एक वचन में होती है, ये अगणनीय होती है, अगणनीय एक वचन में होती है, अगणनीय होती है। और तीसरी चीज मेरे अकॉर्डिंग याद करो, प्रकृति से प्राप्त और इनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है, दूसरी अनेक वस्तुओं का निर्माण भी होता है। बल्कि चीज तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाएगी। जैसे मैंने कहा सोना, ठीक है, ये सदैव एक वचन में रहती है, सोना, चांदी, रेशम, पीतल, ठीक है, ऊन, चाय, पानी, दूध,
ये लिक्विड सारे, क्योंकि ये अगणनीय है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अऊन, चाय, पानी, दूध, ठीक है, शहद, घी, ये सारी चीजें जो आएगी, ये सारी चीजें किस में आएगी? ये आएगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। ये द्रव्य द्रव नहीं है, लिक्विड नहीं है, द्रव्य यानी पदार्थवाचक, इसको क्या बोला जाता है? पदार्थवाचक संज्ञा भी बोला जाता है। तो इसमें सारे पदार्थ आ जाएंगे। अब बात करता हूं समूहवाचक की। समूहवाचक एक ऐसी संज्ञा है जो आपको पूरे समूह का बोध कराती है, लेकिन एक वचन में रहकर। समूह का बोध कराती है, लेकिन कैसे? एक वचन में रहकर समूह का बोध कराती है। आप जब वो शब्द देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें एक अकेला व्यक्ति नहीं है, किंतु आपको यह पता चलेगा कि उसके अंदर एक व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन पूरा समूह है एक वचन में। जैसे मैंने कहा जनता, मैंने कहा जत्था, मैंने कहा पुलिस, मैंने कहा समिति, मैंने कहा झुंड, मैंने कहा गिरोह, मैंने कहा दरबार, ठीक है, मैंने कहा टोली, मैंने कहा परिवार, है ना, मैंने कहा गुच्छा, ठीक है, मैंने कहा दर्जन, ठीक है, मैंने कहा सेना, मैंने कहा गुलदस्ता, ठीक है, और मैंने कहा दरबार हो गया ना, समिति, पुलिस, झुंड और टोली भी हो गया। और क्या बच गया? बहुत से शब्द बचते हैं जो समूह का बोध कराते हैं। जनता, परिवार, सभा, झुंड, सभा हो गया, समिति हो गया, और भीड़, ठीक है। ये सारे शब्द आप देख सकते हैं, बहुत से शब्द होते हैं। ये सारे शब्द आप नोटिस करेंगे कि एक साथ कई जनों का बोध हो रहा है कि भाई समिति है, उसमें एक से अधिक व्यक्ति होंगे, परिवार में एक से अधिक होंगे, जत्था, झुंड, टोली, परिवार, गुच्छा, इन सब में एक से अधिक होंगे, गुलदस्ता है उसमें भी एक से अधिक होंगे। लेकिन ये सदैव एक वचन में आते हैं और समूह का बोध कराते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, एक वचन में आते हैं और समूह का बोध करवाते हैं। तो ये कहलाती है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूं। आप याद रखें, इनको स्पर्श नहीं किया जा सकता, ये स्पर्श नहीं होती, नंबर एक। दूसरा, भाव होना आवश्यक है। भाई स्पर्श तो आप बहुत सी चीज़ों को स्पर्श नहीं कर सकते कि सर कई बार पूछ लेते हैं कि सर भूत भी तो है, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, बिजली को स्पर्श नहीं कर सकते, है ना। तो भाव होना आवश्यक, उसमें फीलिंग्स मतलब भाव होना चाहिए। तो भाव स्पर्श नहीं कर सकते, भाव होना चाहिए, और ये भी एक वचन में ही प्रयुक्त होती है सिंपल रूप से। अब आप देखेंगे जैसे दुख, सुख, ठीक है। आम मीठा है तो उसका मिठास, आम मीठा है, मिठास। कोई व्यक्ति सज्जन है, सज्जनता, ठीक है। कोई व्यक्ति धैर्यशाली, धैर्य, ठीक है। उसके बाद में जैसे कोई आदमी सुंदर है तो सुंदरता, ठीक है। माँ की ममता, पिता का पितृत्व, ठीक है। गुरु का गुरुत्व, लघु का लघुत्व, गेंद की गोलाई, ठीक है। पुल की चढ़ाई, ठीक है। और बच्चे का बचपन, बच्चे का बचपन, युवा का यौवन, जवान का जवानी, ठीक है। बूढ़े का बुढ़ापा, ठीक है। और पीड़ा, पीड़ा में भी भाव है, ध्यान रखना। पीड़ा, दर्द, तकलीफ, खुशी, गम, ठीक है। खटास, ठीक है। लड़ने में भाव है लड़ाई का, पढ़ने में भाव है पढ़ाई का, ठीक है। लड़ाई, पढ़ाई, हंसी, ये भी भाव है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैंने उदाहरण खूब बताए, इस तरह के बहुत से उदाहरण। वे चीज़ें, वे शब्द जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, वो सारे भाववाचक होते हैं। दिक्कत कहाँ आती है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि अक्सर हम संज्ञा और विशेषण को पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन से शब्द संज्ञा है, कौन से विशेषण। आप याद रखें, मैं दो शब्द लिखता हूँ, तीन चार उदाहरण बताऊंगा यहाँ। एक शब्द लिखा धैर्य और एक लिखा मैंने धैर्यवान, दो चीज़ लिखे। धैर्य राजेश और धैर्यवान राजेश। तो आप देखेंगे कि जो शब्द अगली संज्ञा के साथ सेट हो जाए वो विशेषण है। धैर्य राजेश होगा या धैर्यवान राजेश, आप कहोगे सर ये सेट बैठ रहा है, इसका मतलब ये विशेषण है, और जो सेट नहीं बैठा वो संज्ञा है, वो संज्ञा। जैसे खुशी, है ना, सॉरी खुशी, आम ये रहते हैं सरल उदाहरण। मीठा और मिठास,
इन दोनों के आगे आम लिख लो। आम मीठा है, आम मिठास है, कौन सा बैठेगा? तो आप कहोगे सर आम मीठा है, तो इसका मतलब ये मीठा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। तो जो शब्द विशेष संज्ञा अगली प्रयुक्त संज्ञा के आगे की विशेषता बताए वो तो होता है मीठा यानी विशेषण, और जो सेट नहीं बैठे वो होता है संज्ञा। जैसे जहर और जहरीला, तो जहर सांप होता है या जहरीला सांप होता है? तो आप कहोगे सर जहरीला सांप होता है, इसका मतलब ये विशेषण है। जो सेट बैठ गया वो विशेषण, जो सेट नहीं बैठा वो संज्ञा है। जहर सांप कभी भी सेट नहीं बैठा, इसका मतलब ये क्या है? संज्ञा। और देखिए जैसे सुंदरता और सुंदर, आगे लिख लिया स्त्री, तो सुंदरता स्त्री होता है या सुंदर स्त्री? तो आप कहोगे सर सुंदर स्त्री होता है। क्यों? क्योंकि विशेषण था इसीलिए सेट बैठ गया। सुंदरता खुद संज्ञा, स्त्री खुद संज्ञा, तो दो संज्ञा आपस में कभी सेट नहीं बैठती। ये सबसे बेस्ट तरीका है और अचूक तरीका है। आप इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा विशेषण है और कौन से संज्ञा। मैं एक उदाहरण और बताना चाहता हूं आपको, जैसे दुख और मैंने एक लिख दिया दुखी, विकास और ये लिख दिया विकास। दुख विकास होता है या दुखी विकास? बोलोगे, आप बोलोगे सर दुखी विकास होता है। रीजन विशेषण था इसलिए सेट बैठ गया, ये विशेषण नहीं था, ये संज्ञा थी इसलिए सेट नहीं बैठी। बस आप उसके आगे कोई भी संज्ञा लगा के चेक कर लो, अगर वो उसके साथ सेट बैठ रहा है इसका मतलब वो विशेषण है, सेट नहीं बैठ रहा है इसका मतलब वो संज्ञा है। क्लियर बात है? याद रखें एक बात, जैसे कोई भी संज्ञा हो बहुवचन में जैसे ही जाएगी वो जातिवाचक हो जाएगी। जैसे ही मान लो ये दुख शब्द है भाववाचक, लेकिन जैसे ही आपने यूं कहा उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो यहां दुखों में क्या हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि अब दुख अकेला नहीं है, कई प्रकार के दुख हैं, तो दुखों की एक जाति हो गई। ठीक है, जैसे गंदगी शब्द है तो गंदगी भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आप जब कहोगे गंदगियां तो ये क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगी। कोई भाववाचक संज्ञा जब भी बहुवचन में जाएगी जातिवाचक हो जाएगी। जैसे आप शब्द लिया लड़ाई और हमने शब्द ले लिया लड़ाइयाँ, तो अब ये जातिवाचक है। लड़ाई भाव है, लड़ाइयाँ जाति है। पढ़ाई भाव है, पढ़ाइयाँ जाति है। सगाई भाव है, सगाइयाँ जाति। भाववाचक जब बहुवचन में जाएगी तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इस बात का विशेष याद रखें। यहाँ तक कि व्यक्तिवाचक संज्ञा भी अगर बहुवचन में जाती है तो वो याद रखें जातिवाचक हो जाएगी। जैसे यह हरिश्चंद्रों का देश है। कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन में है ना वो जातिवाचक है। अब यहाँ पे हरिश्चंद्रों की मतलब हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तियों की, तो सत्य बोलने वाले लोगों की एक जाति हो गई है। तो कोई भी संज्ञा जब बहुवचन में जाती है तो वो जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है? आगे चलते हैं। अब देखो कईयों के कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, कईयों के कोई चीज़ समझ नहीं आई भी होगी, वो कहे सर ये बता दो वो बता दो, ऐसा कतई नहीं हो सकता रिजल्ट, क्योंकि अगर फिर इस तरह से बताने लग गया तो फिर सारा टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, फिर तो हम एक टॉपिक पे उलझ कर रह जाएंगे। इसके लिए आप विस्तृत वीडियो देखें। आपको कोई भी टॉपिक में लग रहा है कि मुझे यहाँ ये चीज़ समझ नहीं आई भी, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके और विस्तृत वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपका था संज्ञा। अब बात करते हैं अब सर्वनाम टॉपिक की। किसकी बात करते हैं? सर्वनाम टॉपिक की। जब सर्वनाम टॉपिक की बात करूंगा तो आप देखेंगे सर्वनाम बहुत अच्छा टॉपिक, सर्वनाम टॉपिक है ना। तो सर्वनाम में आप देखिए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट होता है पुरुषवाचक। नंबर 1 पुरुषवाचक को उत्तम, मध्यम और अन्य। दूसरा निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक। चौथा प्रश्नवाचक। पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। ये 6 भेद होते हैं। आप देखिए उत्तम पुरुषवाचक, ये जो हैं वो सदैव किसी इंसान के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसी व्यक्ति, इंसान, मानव के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है। याद रखें उत्तम सदैव मैं हूं, मैं, मेरा, मुझे, या इसका बहुवचन हम, हमारा, हमने, ये सारे होते हैं उत्तम। मैं वक्ता अब बोलने के लिए, लेखक लिखने के लिए अपने जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है
वो उत्तम होते हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? वक्ता। तो मैं बोल रहा हूं और मैं अपने लिए किस शब्द का प्रयोग ले रहा हूं? मैं। तो इसका मतलब मैं उत्तम हूं। मध्यम आप हो, मध्यम आप हो, तुम हो, अर्थात मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, इसका मतलब तुम मध्यम हो। और अन्य वह, मैं तुमसे उसकी बात कर रहा हूं तो मैं तुमसे उसकी बात कर रहा हूं, यानी वह की बात कर रहा हूं, तो वह क्या हो गया? तीसरा अन्य हो गया। यह सबसे बड़ा अंतर है उत्तम, मध्यम और अन्य। निश्चय में यह, ये, वह, वे, ये चार होते हैं। यह, ये, वह, वे। देखिए निकटतम वस्तुओं के लिए, निकटतम, जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरी साइकिल है, यह मेरी पुस्तक है, निकटतम वस्तुओं के लिए हमेशा यह, वह, यह आता है। और दूर की वस्तुओं के लिए, जैसे वह मेरा घर है, वह मेरी माँ है, वह मेरा भाई है, इस प्रकार से जब आप वह अपने यूं लेंगे, जैसे वह मेरा घर है, वह मेरी साइकिल है, वह पुस्तक मेरी है, वह बैग मेरा है, वह कुर्सी मेरी है, तो जब दूर की वस्तुओं की बात होगी तो वहां पर वह वे आएंगे, निकट के लिए यह ये आएंगे। अनिश्चय में कोई, किसी और कुछ, कोई, किसी और कुछ, तीन आते हैं। बाहर कोई आया, इसमें अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है। बाहर कोई आया, हमें नहीं पता चलता अंत तक कि कौन आया था। बाहर कोई आया है, तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम्हें कोई मिला था क्या? तो ये इस प्रकार के शब्द आते हैं, वो अनिश्चित आते हैं। मोहन को किसी का इंतजार, किसका नहीं पता। तुम किसी से मिले, तुम्हें किसी ने कुछ कहा, तो ये क्या होता है? ये हमेशा अनिश्चित बताते हैं। कुछ, दाल में कुछ गिर गया, तुम कुछ कह रहे थे, तुम जैसे दाल में कुछ गिर गया, तुम कुछ कह रहे, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, कोई, किसी, कुछ, ये सदैव क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक में आते हैं। ये थोड़ा याद रखना, कुछ बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि जैसे अगर आए कुछ पानी, तो यहां पर ये सर्वनाम नहीं है, क्योंकि यहां पर ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर आए कुछ केले, तो यहां पे ये अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है। कुछ गिर गया, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि केवल कुछ को देखते ही सर्वनाम मत कर देना। कई बार पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी व्याकरण की कोटि है, तो चारों के चारों में कुछ होगा, लेकिन कुछ के बाद वाला शब्द क्या है उस पर विशेष नजर मानना। अगर वो अगणनीय है, नॉन काउंटेबल है, तो वो परिमाण में जाएगा। अगर वो काउंटेबल है तो वो संख्या में जाएगा, नहीं है तो वो सर्वनाम में आ जाएगा। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। मैं वो सारे फैक्ट बता रहा हूं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक है कौन, क्या, है ना, कौन, क्या, बाहर कौन आया है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, बस प्रश्न है, इसके आगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा ही होगा। संबंध, जो, सो, जो, वह, जिसने, उसने, ठीक है, जिसे, उसे। इसकी खास पहचान ये है, ये दो दो आएंगे, जोड़े में आएंगे, बस पहचानना। जो करेगा सो बरेगा, जो आया था वह चला गया, जिसे तुम जानते हो उसे, जिसे तुम बुला रहे हो उसे कोई नहीं बुलाता। इस प्रकार से इसमें संबंध रहेगा। उसके बाद आता है निजवाचक। निजवाचक में देखिए आप स्वयं, स्वतः, आप स्वयं स्वतः, अपने आप, ठीक है, और खुद, ये शब्द आते हैं। ये याद रखें, केवल ये मैं के लिए नहीं आते, बल्कि ये वह के लिए भी आते हैं और तुम के लिए भी, यानी ये उत्तम, मध्यम, अन्य तीनों के लिए आते हैं। जैसे देखो, अगर मैं बोलूंगा तो मैं यूं कहूंगा मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वतः चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा तो मैं कहूंगा तुम स्वयं चले जाओ, तुम स्वतः चले जाओ, तुम अपने आप चले जाओ, तुम खुद चले जाओ। और मैं तुमसे उसके बारे में कहूंगा तो तुम बैठ जाओ, वह स्वयं चला जाएगा, वह स्वतः चला जाएगा, वह अपने आप चला जाएगा, वह खुद चला जाएगा। यानी ये निजवाचक जो होता है ये कर्ता के स्वयं के लिए आता है, मेरे स्वयं के लिए नहीं। अब कर्ता चाहे मैं हूं, तुम हो या वह हो, ये कर्ता के स्वयं के लिए आते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये आपके 6 सर्वनाम हैं, इनका विशेष ध्यान रखिएगा। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। आराम से रिलैक्स होकर 4 प्रश्न ऑप्शन होते हैं, चारों को ढंग से क्लियर कीजिएगा। उसके बाद में हम करते हैं विशेषण टॉपिक। क्या करते हैं? विशेषण टॉपिक। विशेषण टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। विशेषण टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है। विशेषण में जैसे 4 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले आता है गुणवाचक।
गुणवाचक विशेषण की खास बात क्या है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद लेते हैं परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। उसके बाद है संख्यावाचक और उसके बाद है सार्वनामिक। सार्वनामिक या इसका दूसरा नाम होता है संकेतवाचक या इसका तीसरा नाम होता है निर्देशवाचक। ये और एक पांचवा और माना जाता है, आपकी एनसीईआरटी 5 भेद मानती है गुणवाचक के, एक और मानती है व्यक्तिवाची, व्यक्तिवाचक। ये गुणवाचक का ही एक पार्ट है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में याद रखना गुण, दोष, ठीक है, आकार, स्थिति वगैरह सब आते हैं। जैसे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इसको समझना जरूरी है। जैसे मैंने कहा यह काला पेन है तो पेन की क्या विशेषता हो गई। जैसे मैंने कहा काला पेन तो ये गुणवाचक है। मैंने कहा अच्छा आदमी तो आदमी का क्या बता रहा हूं मैं, आदमी का दो गुण बता रहा हूं, ठीक है। तो ये भी क्या है, गुणवाचक है। मैंने कहा बुरा आदमी तो ये भी क्या हो गया, इसका गुण ही है, चाहे वो अवगुण क्यों ना हो, ठीक है। मैंने कहा छोटा लड़का तो लड़के की क्या विशेषता होगी, छोटा है। मैंने कहा उत्तरी हवा तो ये हवा की क्या विशेषता, उत्तरी। मैंने कहा काली गाय तो गाय की क्या विशेषता हो गई, काली। मैंने कहा ऊंची इमारत तो ये क्या हो गई, इमारत की विशेषता हो गई। मैंने कहा मीठा आम तो ये क्या हो गई, इसका आम की विशेषता हो गई। तो इस प्रकार से जितनी भी विशेषताएं, क्योंकि आगे वाले तीनों चारों अलग हैं, तो जो भी आपको दिखाई देता है अपने आसपास में, है ना, चपटी कुर्सी, गोल पंखा वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, बहुत आप समझ सकते हैं। मीठा आम, गरम खाना, गरम चाय, है ना, गरम पकोड़े वगैरह, इस प्रकार से। तो हर जो गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्थिति, अवस्था, है ना, ये सारी चीज़ें जो बताते हैं वो सारे के सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। और इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इसको सबसे बेस्ट तरीका अगर पढ़ना चाहते हो तो विशेषण टॉपिक की विस्तृत क्लास अगर टाइम हो तो देखें, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि आपको देखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पहले से थोड़ा पढ़ चुके हो। परिमाणवाचक में दो चीज़ ध्यान रखना, दो भेद होते हैं इसके। एक होता है निश्चित परिमाण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण। यानी इसकी खास बात यह होती है कि इसमें मात्रा देखी जाती है कि जो संज्ञा होगी उसकी मात्रा। निश्चित परिमाण कौन से होते हैं, जैसे देखिए 2 मीटर कपड़ा तो कपड़े की विशेषता क्या है, वो 2 मीटर है और इसकी निश्चित मात्रा है। याद रखें इसमें माप तोल आता है, इसमें संख्या सूचक नहीं आता। तो इस कपड़े की क्या विशेषता, 2 मीटर, ठीक है। मैंने कहा 2 लीटर दूध तो इस दूध की क्या विशेषता हो गई, 2 लीटर हो गई, ठीक है। मैंने कहा 2 गज जमीन तो जमीन की क्या विशेषता हो गई, 2 गज हो गई, हुई कि नहीं हुई, ठीक है। मैंने कहा 1 केजी चावल तो चावलों की क्या विशेषता हो गई, वो 1 किलो है। तो माप तोल संबंधी जो विशेषता बताई जाएगी वहां परिमाण होता है। और जब माप तोल बिल्कुल निश्चित हो, अगर आप किसी से 1 किलो चीनी मांगोगे तो वो 1 किलो ही देगा, तो वहां होता है निश्चित परिमाणवाचक। अब बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में जैसे कुछ कपड़ा देना, अब देखिए कुछ कितना होता है, एक काम करो थोड़ा पानी पिलाओ, अब थोड़ा कितना होता है ना। एक काम करो जरा सी चटनी लाना तो जरा सी चटनी कितनी होती है ना। थोड़ा पापड़ दो, अब थोड़ा पापड़ कितना होता है, ठीक है। थोड़ा दूध पिला दो, अब थोड़ा कितना होता है ना। ज्यादा खाना मत खाओ, अब ज्यादा की क्या परिभाषा होती है, तो कुछ, थोड़ा, अल्प, न्यून, ज्यादा, अधिक वगैरह, ये जो आते हैं ये अनिश्चित मात्रा होती है। इसमें पता ही नहीं रहता कि मात्रा कितनी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, तो वो होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। बात करते हैं हम संख्यावाचक में, इसमें भी होता है निश्चित संख्या और दूसरा होता है अनिश्चित संख्या। क्या होता है, अनिश्चित संख्या, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। जब मैं बात करूंगा निश्चित संख्या की तो आप देखेंगे निश्चित संख्या में जैसे आता है, जैसे बाहर एक लड़का आया है, कितना आया है, एक लड़का, लड़के की विशेषता 1, ये निश्चित संख्या है। जैसे 2 लड़के, ये क्या है, निश्चित संख्या है। जैसे अगर मैं बात करूंगा कि जैसे दूसरे आदमी को बुलाओ, दूसरे आदमी, यानी इसकी फिक्स है, एक नहीं दूसरे को बुलाओ, ठीक है। मैंने कहा पहला लड़का बदमाश है, पहला लड़का तो ये पहला क्या है, ये भी निश्चित संख्या है, ठीक है। मैंने कहा 55वां आदमी, 55वां लड़का कहाँ है, तो उस लड़के की क्या विशेषता हो गई, 55वां। मैंने कहा मैं हर रविवार मंदिर जाता हूं तो ये हर क्या है, ये भी निश्चित है। हर क्या है, ये भी निश्चित है। हर का मतलब हो गया रविवार, प्रत्येक रविवार जाता है। जैसे हर के साथ में प्रत्येक लिख लूं, प्रत्येक, ये भी निश्चित है। जैसे मैंने कहा दर्जन केले
तो दर्जन केले याद रखना, ये बहुत बढ़िया शब्द है। दर्जन केले में कभी परिमाण नहीं आएगा, क्योंकि दर्जन का मतलब ही होता है 12, ठीक है। और एक जो गुर्स होता है, गुर्स का मतलब होता है 12 दर्जन, तो ये भी याद रखना है। जैसे 40, तो 40 संख्या क्या है, निश्चित है, क्योंकि उसमें 40 ही होंगे, दोहा जो है 40 दोहे होंगे, 700 उसमें 700 ही होंगे, ये होता है निश्चित। अनिश्चित संख्या की परिभाषा क्या होती है, इसमें यही होता है, कुछ आम मुझे भी खिला दो। अब आम काउंटेबल है, गणनीय है, और आमों की विशेषता क्या, कुछ। अगर यहाँ पे 2 आम होता तो ये निश्चित परिमाण हो जाता, सॉरी निश्चित संख्या हो जाती, लेकिन कुछ आम है इसलिए अनिश्चित संख्या है। जैसे और दे दिया, थोड़ी रोटियां, तो अब रोटियों की क्या विशेषता, रोटियां संख्या काउंटेबल है, लेकिन वो कितनी रखनी है, थोड़ी रख देना। अब थोड़ी की क्या मात्रा होती है, थोड़ी कितना भी हो सकता है। याद रखें, ये बहुत बढ़िया चीज है, कुछ है, मतलब जो अनिश्चित परिमाण में आएंगे वही सारे अनिश्चित संख्या में आएंगे, लेकिन उससे अगला जो शब्द होगा वो आपको देखना है काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है। जैसे आप इसको देखेंगे, थोड़े लड्डू और थोड़ा पानी। नंबर 1, कुछ लड़के बाहर खड़े हैं और कुछ पानी, या कुछ दूध मान लो लिख दें, कुछ दूध। अब आप देखिए, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दोनों है, लेकिन उससे अगली संख्या देखनी है। ये काउंटेबल है, इसका मतलब ये अनिश्चित संख्या है, और ये नॉन काउंटेबल है, इसका मतलब ये अनिश्चित परिमाण है। ये काउंटिंग है, इसका मतलब अनिश्चित संख्या है। ये नॉन काउंटेबल, इसका मतलब अनिश्चित परिमाण है सारे अनिश्चित, लेकिन अनिश्चित संख्या अनिश्चित परिमाण का विशेष ध्यान रखना, ये आपको मात्रा या संख्या पे पता चलेगा। तो ये था आपका संख्यावाचक विशेषण। हो गया क्लियर? अब आगे चलिए, देखो ये क्लास उन्हीं के लिए हितकारी रहेगी जिन्होंने रिवीजन कर रखा, पहले पढ़ रखा है, उनके लिए बहुत रिवीजन। सार्वनामिक विशेषण के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना, मैं आपको शॉर्ट में समझा। यह पुस्तक मेरी है और यह मेरी पुस्तक है। नंबर 1, ये काले बाल हैं और ये बाल काले हैं। नंबर 2, ठीक है, यह अभी छपी है और यह पत्रिका अभी छपी है। और ये सबसे टफ तरीका है, यह अलमारी में रख दो और यह अलमारी वहाँ रख दो। इनको समझ लो, सार्वनामिक विशेषण एकदम क्लियर हो जाता है। देखिए, आपको इसमें यह याद रखना है कि सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ रही है, किसके, सर्वनाम आता है और उसके तुरंत बाद संज्ञा आ रही है, और वो जो सर्वनाम उससे पहले आया है वो उसी संज्ञा की अगर विशेषता बता रहा है तो है विशेषण सार्वनामिक, और वो विशेषण नहीं बता रहा, इसका मतलब वो संज्ञा। जैसे यह पुस्तक मेरी है, मैंने एक पुस्तक की ओर इशारा किया, मैंने कहा यह पुस्तक, तो यह शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, पुस्तक की। यह शब्द किसके लिए आया, पुस्तक के लिए आ रहा है, इसका मतलब ये विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। और मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है, अब आप कहोगे सर ये भी तो, मान लो चलो इसको यूं समझ लो, यह मेरी है, अब यह के तुरंत बाद में आया क्या, पुस्तक नहीं आया, इसका मतलब इसमें क्या है, सर्वनाम है। इसमें क्या है, सर्वनाम। ये काले बाल हैं, ये काले बाल हैं, अब ये काले बाल हैं, तो ये के तुरंत बाद तो संज्ञा है ही नहीं, अगर संज्ञा नहीं है फिर सोचना ही नहीं है। ये बाल काले हैं, अब की बार इशारा कर रहा है, अब की बार ये बाल काले हैं, तो सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा आए और वो सर्वनाम उसी संज्ञा की विशेषता बताए, सार्वनामिक होता है। तो यहां पे हो गया विशेषण और यहां पे हो गया सर्वनाम। दोबारा से समझने में, सर्वनाम है क्या, तुरंत बाद संज्ञा है क्या, बोला नहीं है, नहीं है तो सीधा ये सर्वनाम लिख दो। यह सर्वनाम है, सर्वनाम का संज्ञा है क्या, हाँ बिल्कुल है। और क्या यह सब संज्ञा के लिए आया है क्या, यह पत्रिका अभी छपी है, यह पत्रिका अभी छपी है, इसका मतलब ये सर्वनाम इस संज्ञा के लिए आया है, इसका मतलब ये हो गया विशेषण। अब की बार देखते हैं, यह सर्वनाम है, सर्वनाम का संज्ञा है, बिल्कुल संज्ञा है, लेकिन देखते हैं क्या यह शब्द इस संज्ञा के लिए आया है क्या। यह अलमारी में रख दो, नहीं आया। मैंने मान लो
कहीं गलती से ये भी याद रखना कि आप सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा देख लो और कह दो कि नहीं ये सर्वनाम विशेषण, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये दो उदाहरण लिखे हैं। देखिए दोनों में ही संज्ञा है बाद में, लेकिन एक नहीं है एक है। यह अलमारी में रख दो, इसका मतलब मैंने इसकी ओर इशारा किया, यह अलमारी में रख दो, इसका मतलब यह शब्द अलमारी के लिए नहीं आया, बल्कि इस पेन के लिए या मोबाइल के लिए किसी के लिए भी आ सकता है। यह अलमारी में रख दो, इसका मतलब यहां यह शब्द जो है सर्वनाम है, क्योंकि यह शब्द अलमारी के लिए नहीं है। अब ये देखो, यह अलमारी वहां रख दो, इसका मतलब अब की बार ये अलमारी की ओर इशारा कर रहा है कि यह अलमारी, कौन सी अलमारी, 5-7 अलमारियां पड़ी है, यह अलमारी वहां रख दो, इसका मतलब यह शब्द किसके लिए आया, अलमारी के लिए। तो यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर कोई सर्वनाम ठीक उसके बाद में संज्ञा आ रही है और वो सर्वनाम उसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। याद रखना, ये बहुत बढ़िया चीज है, विस्तार से मैंने बढ़िया क्लासों में समझा रखी है, फिर भी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में तैयार करके। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण की खास बात क्या होती है, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है जैसे जो भी स्थान, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आपको पता होगा ना, पंजाब, तो पंजाब से क्या बन जाएगा, पंजाबी, क्या बन गया, पंजाबी, ठीक है। जैसे मान लो बन गया, जैसे मान लो चीन, चीन से क्या बन गया, चीनी। भारत से क्या बन गया, भारतीय, है ना। जापान से क्या बन गया, जापानी। जोधपुर से क्या बन गया, जोधपुरी। तो आपको ये याद रखना है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है वो भी कई बार क्या होती है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी विशेषण रूप में प्रयुक्त हो जाती है, तब वहां व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। और इसमें 3 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है मूलावस्था विशेषणों में, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। देखिए मूलावस्था मैंने कहा अच्छा, उत्तरावस्था में एक से तुलना होती है से अच्छा, और इसमें जो होती है वो सबसे अच्छा, सबसे तो अच्छा बता दिया जाता है। बस इस बात को ध्यान रखना, इसमें वो उसका सीधा गुण यानी गुणवाचक जितने विशेषण हैं वो सारे मूलावस्था, अच्छा, उत्तरी वगैरह, ये गुण, ठीक है। लेकिन इसमें एक से तुलना होती है, किससे होती है, एक से तुलना, और इसमें सबसे बेस्ट बताया जाता है। इसमें एक से बेस्ट बताते हैं, उसमें अनेक से बेस्ट बताया जाता है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और ये तीनों। अब बात करते हैं क्रिया की। क्रिया में भेद वगैरह आपको सब इंपॉर्टेंट पता ही है, कौन सा किसका भेद है वगैरह। सबसे पहले अकर्मक सकर्मक को पहचानने में दिक्कत आती है। देखिए कर्म के आधार पर जो क्रियाएं होती है वो 2 होती है, एक अकर्मक और एक सकर्मक। एक अकर्मक और एक सकर्मक, 2 क्रियाएं होती है। आप देखेंगे, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता दूं अकर्मक और सकर्मक को पहचानने का। आप कोई भी वाक्य, पहले वाक्य लिख देता हूं, राजेश फल लाया, पानी में मेंढक उछल रहे हैं, आसमान में पतंग उड़ रही है, कैलाश सड़क पर बैठा है, राजेश नाच रहा है, पैसा बहाया जा रहा है, पैसा बहाया जा रहा है, राजेश फल लाया, वगैरह वगैरह। चलिए आपको किसी वाक्य में पता करना हो इसमें अकर्मक है या सकर्मक है, तो सीधा शॉर्ट तरीके से चले, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं। देखिए 3 स्टेप को फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप, आपको सबसे पहले वाक्य में क्रिया ढूंढनी है। क्या गुरुजी क्रिया ही तो नहीं मिल रही है? नहीं, क्रिया का मतलब क्या क्या काम हो रहा है। देखिए इसमें लाया क्रिया है, इसमें उछल रही क्रिया, इसमें उड़ रही क्रिया, इसमें बैठा क्रिया, इसमें नाच रहा क्रिया, इसमें जा रहा है, ये क्रियाएं हैं। सबसे पहले वाक्य में नंबर 1 क्रिया ढूंढनी है। क्रिया जब मिल जाए तो दूसरा स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला ढूंढे। कौन ढूंढेंगे? क्रिया को करने वाला जरूर ढूंढिएगा। अब आप देखिए क्रिया को करने वाला जब ढूंढोगे तब आप ये क्रिया लाया और लाया जब मिल जाए तो दोनों के बीच में क्या लगा देना, क्या लगा देना, ये तीसरा स्टेप है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सेकंड ग्रेड की आगे जब मैं क्लासेस लूंगा
तो निश्चित रूप से उस वक्त मैं ऑब्जेक्टिव और बहुत बढ़िया तरीके से लाऊंगा, क्योंकि इस बार सेकंड ग्रेड में 90 क्वेश्चन का मैटर है और रीड अब भगवान आपके क्लियर कराए, उसके बाद में ग्रेड थर्ड में 60 क्वेश्चन व्याकरण के आने वाले हैं। उसको लेकर भी मेरा पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, तब हम और विस्तार से करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य है रीड को क्लियर करना। ध्यान से समझें। तो देखिए क्रिया क्या और क्रिया को करने वाला। सबसे पहले देखिए लाया, क्रिया मिल गई अपने को, पहला स्टेप क्रिया मिल गई लाया। अच्छा, क्रिया को करने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, राजेश। बीच में क्या लगा दो, राजेश क्या लाया। अगर उत्तर आ जाए तो सकर्मक, उत्तर नहीं आए तो अकर्मक। तो उत्तर आया राजेश क्या लाया, उत्तर आ गया फल। अच्छा एक चीज और बताता हूं दोस्तों, जो उत्तर आए उसके साथ को लगा के सेट कर लो। अगर को सेट बैठा इसका मतलब उत्तर सही आया, को सेट नहीं बैठा इसका मतलब उत्तर गलत आया। देखिए राजेश क्या लाया, उत्तर आया फल, तो राजेश फल को लाया, सेट बैठ रहा है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया। ये फैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया गया होगा, वो फैक्ट मैंने क्रिया के बारे में आपको बताया है। पानी में मेंढक उछल रहे हैं, अब क्रिया क्या उछल रहे हैं, हम क्या करते हैं सीधा बना लेते हैं। पानी में क्या उछल रहे हैं, उत्तर आता है मेंढक, और मेंढक उछल जाते हैं 2.66 नंबर के, सेकंड ग्रेड अगर हो तो, या 1 नंबर का मेंढक उछल जाएगा, ध्यान रखनी। क्रिया क्या उछल रहे हैं, और उछलने का काम कौन कर रहे हैं, उछलने का काम मेंढक कर रहे हैं। तो फिर बीच में क्या लगा दो, मेंढक क्या उछल रहे हैं, उत्तर नहीं आएगा, तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। अब जिन्होंने प्रश्न ये बनाया पानी में क्या उछल रहे हैं, तो उत्तर आया मेंढक, तो आप मेंढक के साथ को लगा के चेक कर लो, पानी में मेंढक को उछल रहे हैं, सेट नहीं बैठा ना। क्यों नहीं बैठा, क्योंकि आपका उत्तर गलत आया था, आपके प्रश्न का निर्माण गलत किया गया था, इसलिए सेट नहीं बैठा। तो पानी में मेंढक क्या उछल रहे हैं नहीं, बल्कि क्रिया क्या उछल रहे हैं, उछलने का काम कौन कर रहे हैं, मेंढक। मैंने इसीलिए यहां कर्ता नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, क्रिया को करने वाला। आप तो ये देखो इस क्रिया को कर कौन रहा है, उछलने का काम कौन कर रहा है, तो उछलने का काम कर रहा है मेंढक। तो मेंढक क्या उछल रहे हैं, उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया। अगली है उड़ रही है, ठीक है। अब सीधा प्रश्न बनाओगे ना, तो आसमान में क्या उड़ रही है, उत्तर आ जाएगा पतंग, और 2.5 नंबर की पतंग उड़ जाएगी, देख लेना। तो बात को समझे, आसमान में क्या उड़ रही है, उत्तर आया पतंग, पतंग को उड़ रही है, सेट नहीं बैठा क्योंकि प्रश्न गलत है। क्रिया क्या उड़ रही, उड़ने का काम कौन कर रही है, पतंग, तो बीच में क्या लगा दो, पतंग क्या उड़ रही है, उत्तर नहीं आएगा, यह भी अकर्मक है, क्योंकि ये तो स्थान हो गए ना पानी में, ये तो स्थान हो गए और हमें तो करता चाहिए। तो ऐसा कभी मत बनाना पानी में क्या उछल रहा है, आसमान में क्या उड़ रहा है, नहीं होगा। क्रिया क्या बैठा है, बैठने का काम कौन कर रहा है, कैलाश, तो कैलाश क्या बैठा है, उत्तर नहीं आया, अकर्मक क्रिया है। क्रिया क्या नाच रहा है, नाच रहा है, नाचने का काम कौन कर रहा है, राजेश, राजेश क्या नाच रहा है, उत्तर नहीं आया, अकर्मक है। क्रिया क्या जा रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, सॉरी क्रिया है बहाया जा रहा है, ठीक है। अब बहाया, अब बहाने का काम कौन कर रहा है, ये बहुत अच्छा वाक्य है। अब बहाने का काम कौन कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा बहाने का काम। तो जहां क्रिया को करने वाला आपको मिले ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलता तो सीधा आप क्रिया से ठीक पहले क्या लगा दो, क्या बहाया जा रहा है, पैसा, उत्तर आया, को लगा के सेट करो, पैसे को बहाया जा रहा है, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। इसका मतलब ये कर्म था, इसमें कर्ता जो था वो इन्होंने छिपा लिया था, उन्होंने क्या कर लिया था, छिपा लिया था, इसलिए दिक्कत हुई। मैं थोड़ी जल्दी इसलिए कर रहा हूं, 5 बजने वाले हैं और क्लास थोड़ी सी लेट ना हो जाए। देखो एक बहुत बढ़िया मुझे याद आया, जैसे 2 वाक्य को समझना, जंगल में लकड़ी कट रही है, ठीक है, और दूसरा जंगल में लकड़ी काटी गई, 2 वाक्य को समझे। देखिए यहां क्रिया क्या, कट रही, कटने का काम कौन कर रही, लकड़ी, तो लकड़ी क्या कट रही है, उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन यहां जंगल में लकड़ी काटी गई, अब काटने का काम कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो जंगल में मेरे द्वारा लकड़ी काटी गई, तो इसका मतलब काटी गई, यहां पे कर्ता मौजूद नहीं है, यहां तो कटने वाली खुद लकड़ी है लेकिन यहां काटने वाला मौजूद नहीं, तो सीधा लगा दो क्या काटी गई, उत्तर आएगा लकड़ी काटी गई। इसका मतलब लकड़ी को काटा गया, सही बैठ रहा है ना। क्यों बैठ रहा है, क्योंकि हमने प्रश्न सही बनाया था, याद रखें। देखो एक तो आप समझना बात को, जैसे उड़ना, ठीक है, चलना, समझना बात को समझना, उड़ना चढ़ना, ठीक है, और उड़ना चलना, तैरना, ठीक है, सोना, ठीक है, और बनना, ठीक है, और दौड़ना को रहने दो, उड़ना चलना, ठीक है, और हंसना, ठीक है। इन क्रियाओं में देखिए ये क्रियाएं, ये अकर्मक क्रियाएं। अगर आपको कोई भी क्रिया हो, जैसे ये कोई भी, अगर आपको जो क्रिया होती है ना उसके बीच वाले में डंडा नजर आ जाए, हाँ बिल्कुल ये डंडा नजर आ जाए, ये बहुत बड़ी पहचान है। उड़ाना, चलना नहीं, चलाना, ठीक है, जैसे यहां और लिख देता हूं कटना, ठीक है। तैरना नहीं,
तिराना, सोना नहीं सुलाना, ये जो बीच में जो वर्ण आ रहा है उसमें आ की मात्रा, बनना नहीं बनाना, हंसना नहीं हंसाना, कटना नहीं, ठीक है, कटाना, या एक अलग तरीका होता है काटना, ठीक है, काटी गई, काटना, ये जो बीच में होता है ना, ये होती है सकर्मक की पहचान होती है, ये सकर्मक की पहचान होती है, जिसमें बीच में आ की मात्रा है वो लगभग सकर्मक क्रियाएं होती है, ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है क्रियाओं का। तो ये भी आप विशेष याद रखेंगे, ये भी आप विशेष याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके मोस्टली अकर्मक सकर्मक क्रियाएं हैं। 16 यानी 4:44 हो चुके हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि सर क्लास लेट क्यों आई थी। वो लेट इसलिए होगी, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि अच्छा काम करने लगता है तो प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो कुछ ना कुछ गेस्ट आ गए थे इसलिए थोड़ा मैं लेट हो गया। चलिए कुछ क्रियाएं और बता देता हूं। एक रचना के आधार पर मुख्य क्रिया, ध्यान से समझिएगा, सहायक क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रियाएं जो पेपर में आने लायक है, ठीक है, समापिका क्रिया, ठीक है, असमापिका क्रिया, ठीक है, उसके बाद प्रेरणार्थक, ठीक है, उसके बाद में पूर्वकालिक, एक और बता देता हूं तात्कालिक। ये पेपर में आने वाली क्रियाएं हैं तात्कालिक। देखिए मुख्य क्रिया क्या है, राजेश खाना पका रहा है, मुख्य क्रिया क्या है, पकाना, ठीक है। सहायक क्रिया क्या है, राजेश सो रहा है, तो ये रहा है जो ये सहायक है। संयुक्त क्रिया क्या है, राजेश दौड़ चुका है, तो ये सारी संयुक्त क्रिया। आप समझिए मुख्य क्रिया वो जो वाक्य का मुख्य काम होता है, मुख्य क्रिया के जो साथ आता है वो सहायक होता है, और मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया दोनों संयुक्त क्रिया हो जाते हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है, पकाना, सहायक क्रिया क्या है, रहा है, दोनों को मिला दो संयुक्त क्रिया। इस वाक्य में मुख्य क्रिया सोना, सहायक क्रिया रहा है, दोनों को मिला दो संयुक्त क्रिया। इस वाक्य में मुख्य क्रिया दौड़ना और सहायक क्रिया चुका है, तो दौड़ चुका है, ठीक है, दौड़ चुका, ये क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। समापिका क्रिया वह क्रिया जो वाक्य को समाप्त करती है, समापिका क्रिया, ठीक है। समापिका क्रिया इन सहायक क्रिया में अंतर नहीं होता, मतलब लास्ट में जो समाप्त करती है, जैसे है, ये होती है समापिका क्रिया। असमापिका क्रिया क्या होती है, ये क्रिया असमापी, वाक्य को समाप्त नहीं करती, वाक्य के मध्य या शुरुआत में आती है। जैसे बहता हुआ जल स्वच्छ होता है, ठीक है। तो अब ये जो क्रिया आई है ये क्रिया नहीं है, ये क्या है, बस जल की विशेषता हुई ना एक तरह से। तो इस प्रकार की क्रियाएं होती है, वाक्य के प्रारंभ में आती है। जैसे दौड़ते हरिण देखे, तो अब ये दौड़ता, ये क्रिया कैसी है, ये असमापिका क्रिया है। जैसे जंगल में नाचते मोर को देखा, अब ये क्या है, नाचते, तो ये मुख्य क्रियाएं, तो ये होता है, हिरण देखा, देखा, ये होती है मुख्य क्रियाएं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में आती है और वाक्य को निरंतर जारी रहती है, ठीक है। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान होती है, वाना लगा होता है पीछे, जैसे इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी अन्य से कार्य करवाता है। जैसे राजेश ने नौकर से दुकान खुलवाई, दुकान खुलवाई, तो खुद ने नहीं खोली, खुलवाई है। तो याद रखना ये प्रेरणार्थक बहुत सरल होती है, इसमें पीछे वाना क्रिया के रूप होते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से चाय बनवाई, तो ये भी क्या है, वाना का वाई रूप है ना। तो ये होती है प्रेरणार्थक। एक प्रेरणार्थक का रूप ये भी होता है माँ ने, जो आप द्विकर्मक क्रिया देखते हो ना, माँ ने बच्चे को, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। अब देखिए माँ ने खुद ने दूध नहीं पिया, बच्चे को दूध, ये भी क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक का रूप होता है। जो आप द्विकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ते हो ना, तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में आप याद रखें ये प्रथम प्रेरणा, तो आप समझ गए ये होता है प्रथम प्रेरणार्थ रूप होता है। इसका विस्तृत वर्णन जो है मैंने क्रिया टॉपिक में बताया है। तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाई, ये भी प्रथम प्रेरणार्थ का रूप होता है, इसमें वाना नहीं लगा होता। इसमें जो मैंने बताया देखो, पीना और पिलाना और पिलवाना ये होते हैं,
तो ये तो माना प्रथम जो क्रिया होती है प्रेरणार्थक सबको समझ आती है, लेकिन ये जो क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है ना, ये लोगों को समझ नहीं आता, स्टूडेंट्स को, बहुत जनों को पता नहीं होता है, गलती कर देते हैं। तो अगर सपोज दैट ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया एक तरह का क्या है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया जैसा लगता है, तो आप याद रखें जैसे अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, अब अध्यापक ने पाठ खुद पढ़ा थोड़ी है, यानी प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता उस क्रिया में इन्वॉल्व रहता है, कर्ता खुद नहीं है। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है, वो पूरा काम दूसरे से करवाता है। तो अध्यापक ने पढ़ा थोड़ी, अध्यापक ने तो पढ़ाया है, लेकिन पढ़ा किसने है, बच्चों ने पढ़ा है। तो अध्यापक ने बच्चों को पढ़ा, ये भी प्रथम प्रेरणार्थक का रूप होता है। अगर थोड़ा पेपर टफ आता है तो विशेष ये काम की चीज है। तो ये था आपका प्रेरणार्थक। उसके बाद आप देखेंगे 60 मिनट की क्लास हो चुकी है अब तक शायद मेरे ख्याल से। पूर्वकालिक की पहचान होती है, कर लगा होता है। जैसे मुख्य क्रिया से ठीक पहले कोई काम होता है पूर्वकालिक, जैसे वह पढ़कर सोएगा, वह पढ़कर सोएगा, तो मुख्य क्रिया क्या, सोना, सोने से पहले क्या करेगा, पढ़ेगा। वह दौड़कर आया, तो भाई ठीक है वो आया है, लेकिन आने से पहले क्या हुआ था, दौड़ा था, वह दौड़कर आया था। तात्कालिक क्रिया में पहचान होती है ते ही, जैसे वह चलते ही दौड़ा, वह चलते ही दौड़ा, क्या होगा, चलते ही दौड़ा। वह उठते ही गिर गया, तो मुख्य काम तो गिरने का था, लेकिन उससे पहले ते ही, तत्काल में जो क्रिया होती है वो तात्कालिक होती है। वो दौड़कर आया था, तो वह दौड़कर आया था, वो मान लो भूतकाल में दौड़कर आया था, लेकिन तत्काल में वह दौड़ते ही गिर गया, वह उठते ही बैठ गया, यह तात्कालिक होती है। ठीक है, ये दोनों लगभग एक ही होती है। ठीक है, बात को समझे, लेकिन इसकी अलग पहचान है, इसकी अलग पहचान है। तो ये आपके क्रिया का जो मुख्य सार है वो मैंने बता दिया। अब पूरा विस्तृत टॉपिक तो अपना बहुत बड़ा हो जाता है, आप समझदार हैं। तो क्रिया तक की क्लास में अभी अपलोड कर रहा हूं, और रात को देर रात तक हो सकता है मैं अगला टॉपिक जो वाक्य, अव्यय, संधि, समास की थोड़ी चर्चा करके क्लास और अपलोड कर दूंगा। मैं तुरंत लाइव लगा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर।